हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स रिलेट करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स से। और जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन, ठीक है, यानी गति। ठीक है, इसकी और सारी जो वीडियोज हैं साइंस के से रिलेटेड वे आप मिशन 36 साइंस पे ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और डेली टारगेट, ठीक है, वो मैं आपको दे रही हूँ टेलीग्राम पे, जो है ड्विकल एजू पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करें मोशन की, तो यहाँ पर तीन हमारे जो समीकरण है गति के इन्हीं तीन समीकरणों से मोस्टली हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो समीकरण है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं से सब बनते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या होगा, जब समय, ठीक है, जब समय और प्रारंभिक वेग ज्ञात हो, समय और प्रारंभिक वेग ज्ञात हो तो आप अंतिम वेग पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप दूरी पता कर सकते हैं। दूसरा मतलब दूरी, ठीक है, जो दूसरा समीकरण है वो किसका है, दूरी का है। दूरी यानी विस्थापन का। अगर विस्थापन ज्ञात करना है तो आपको क्या जानना है, प्रारंभिक वेग पता हो और साथ में समय पता हो और त्वरण पता हो। त्वरण नियत हो तो ज़्यादा, नियत हो तो ये समीकरण काम करते हैं। ठीक है, तो समय हो और आपको अगर प्रारंभिक वेग पता हो तो यहाँ से विस्थापन ज्ञात हो सकता है। ठीक है, अगर हमें समय नहीं पता हो तो प्रारंभिक वेग और दूरी पता हो तो वेग का ज्ञान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रूर देख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि थोड़े ट्रिकी हैं। आपको समझने में मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह सबसे इजी क्वेश्चन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। तो जो एसआई प्रणाली है उसमें त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। ठीक है, मोटर का मंदन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जहाँ समस्या होती है समाधान वहीं होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक जो मोटर कार है उसका वेग 5 सेकंड में, हमें क्या दिया है, पहले जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या दिया है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद दिया है का जो वेग के बारे में ज्ञात करना है। ठीक है, वेग दिया हुआ है, तो वेग क्या है, 40 मीटर प्रति सेकंड पहले दिया हुआ है। ठीक है, से घट कर कितना हो रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जो 40 मीटर होगा वो क्या होगा, प्राथमिक वेग होगा, तो ये क्या होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो आखिरी वेग है वो क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब पूछ क्या रहा है, मोटर कार का मंदन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मंदन। मंदन का अर्थ होता है त्वरण में जो त्वरण, इसका मतलब होता है निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, ऐसे समझ लो। निगेटिव त्वरण को या ऋणात्मक त्वरण को, एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब क्या है, जब प्रारंभिक वेग ज़्यादा हो और अंतिम वेग कम हो जाए, यानी जो वेग परिवर्तन की दर है उसमें कमी आए, और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर में जब कमी आए और वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। ठीक है, तो अब आप निकाल लोगे मंदन क्या होता है। तो मंदन यहाँ निकालना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, टी, यू और वी। ठीक है, तीन टॉपिक चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें एक ज्ञात करना है। तो यह जिस समीकरण में तीनों होगा वही समीकरण हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं किस में ये तीनों है। तो पहला समीकरण देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यही वो समीकरण है जिसमें ये तीनों है और ये हमें मिल सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर बाकी देखिए, यहाँ पर s है, t है लेकिन v नहीं है, यहाँ पर v है, s है लेकिन t नहीं है। तो यहाँ इन दोनों समीकरण का प्रयोग हम ना करके सिर्फ पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि आपको समीकरण का प्रयोग कैसे करना है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन हम करें, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये भी हिल भी रहा है।
तो यहाँ v का मान क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 बराबर 40 धन a और t का मान क्या है 5 सेकंड है। ठीक है, तो अब हम इसको लेते हैं 5a इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो अच्छा, तो मंदन हो रहा है। पहली बात तो क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो हमेशा ही यहाँ पर क्या होगी, कमी आएगी। ठीक, तो हम अभी उसको डायरेक्ट लिखते हैं, ज़्यादा जोड़ घटाना हम नहीं करेंगे, हमें खुद ही पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इधर है 40 माइनस 20, ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यहाँ पे 20 हो गया ना, 20/5 और एक किस में होगा माइनस में, और आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो -4 का मतलब क्या हुआ, मंदन। ठीक है, यानी त्वरण में क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो पहला है 8 मीटर, दूसरा है 20 मीटर, तीसरा चौथा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन होगा। तो हमने आपसे बताया था कि जो दूरी है और विस्थापन है, इन दोनों में अंतर क्या है। दूरी का मतलब होता है पथ की लंबाई। ठीक है, जो रास्ते की, जो ये मान लो अगर रास्ता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर मान लो रास्ता कोई है तो इसकी जो टोटल लंबाई है, अगर a to b, ठीक है, वह, या फिर a to b to c, ठीक है, तो यहाँ तक की जो पूरी लंबाई हो गई, रास्ते की लंबाई, वो क्या हो गई, यह हो गई दूरी। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे जो कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी जो होगी, वह दूरी क्या होगी, विस्थापन होगी। ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है, विस्थापन। तो अगर एक गोले में कोई वस्तु स्थान 1 से चलती है और फिर यहीं पर आ जाती है, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, न्यूनतम दूरी 0 हो जाएगी ना। न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से चले जिस बिंदु से, उसी बिंदु पर आ गए, तो न्यूनतम दूरी 0। तो जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन होगा, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर ये आ गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड आधी दूरी चाल v1 से तथा शेष दूरी चाल v2 से तय करता है, पिंड की औसत चाल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई पिंड है, कोई दूरी है। ठीक है, मान लो ये दूरी है d, पूरी दूरी कितनी हो गई d, इस दूरी का आधा। ठीक है, क्या लिखा है, एक पिंड आधी दूरी चाल v1 से, पहली चाल क्या हो गई, v1 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आधी दूरी करेंगे, तो ये हो गया आधी दूरी का मतलब क्या है, d/2। ठीक है, तो d/2 और d/2, आधी दूरी उस किस चाल से चल रहा है, v1 से, आधी दूरी v1 चाल से, तो शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है। ये चाल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की चाल की क्या हो गई, v1 हो गई, यहाँ आधी दूरी की चाल क्या हो गई, v2 हो गई। तो पूछ रहा है औसत चाल, क्या पूछ रहा है, औसत चाल। तो चाल का मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, कुल समय। थोड़ा सा हिल रहा होगा लैपटॉप, क्योंकि जगह ऐसी है कि यहाँ पे सब कुछ हिलेगा। देखिए, अब कुल दूरी और कुल समय, औसत चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारे पास चाल पता है हमें v1 और v2। ठीक है, दूरी पता हमें d2 या फिर पूरा d, ये हमें दूरी पता है, लेकिन हमें समय नहीं पता है। तो जब तक हम समय नहीं ज्ञात करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय ज्ञात करेंगे। तो यहीं से अगर हम समझें तो समय का जो मतलब हो जाएगा, यहाँ पर जो समय होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटा चाल। ठीक है, यह हो जाएगा समय। ओके, तो अब हम बात करते हैं समय को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर समय भी तो 2 होगा ना, एक तो समय होगा t1, किसके लिए, इसके लिए, इस दूरी के लिए, दूसरा होगा समय t2, किसके लिए, इस दूरी और इस
चाल के लिए। समझ में आया? तो 2 टाइम हो गया। तो सबसे पहले अगर हम T1 निकालें तो T1 क्या होता है, T1 क्या होगा, दूरी। तो दूरी क्या हो गई, D/2, D का आधा है ना, तो D/2, ठीक है। ये क्या हो गया, दूरी हो गई। और चाल क्या है इसकी, V1 है, ठीक है। क्या हुई, चाल V1 है। तो अगर इसको हम आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा इसका, D, ठीक है, अपॉन 2V1, यही होगा ना, ये 2 नीचे आ जाएगा तो D/2V1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम T2 को करें तो क्या होगा, D/2/V2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, D/2V2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या हो रहा है? तो अब आगे बढ़ें, आगे समझते हैं। तो अगर इतना हमें अब T1 भी पता है और T2 भी पता है, तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी और कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी हमारी कितनी है, D, D क्या है, कुल दूरी है। तो औसत चाल बराबर D बटा क्या होगा, कुल समय। तो कुल समय T1 और T2 को जोड़ देंगे तो कुल समय आ जाएगा ना। तो T1 को लिखते हैं हम D/2V1 प्लस T2 को लिखेंगे D/2V2। अब देखो यहाँ पर इसका जो हर है वो असमान है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको समान करेंगे। तो समान करने के क्या लेंगे, एलसीएम या लसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2V1 V2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2V1 V2, ठीक है। इसके साथ ही हमें अब V2 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा और V1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो क्या हो गया, DV2 प्लस DV1। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जब लसन लेते हैं तो मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो है ऊपर पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, D, ठीक है, 2V1 एंड V2 अपन यहाँ पर D 2 है तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में है तो DV2 प्लस V1, ओके। यहाँ से D और D कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा, 2V1 V2 अपन V2 प्लस V1, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ से तो और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो आंसर देखते हैं, यही होगा। यहाँ से देखते हैं V1 V2 2, यहाँ पर ये भी नहीं है, 2V1 V2, ठीक है, अपन V1 प्लस V2, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समझ में आपको आया है ना कि एक पिंड आधी दूरी चाल V1 से और शेष दूरी चाल V2 से तय करता है तो पिंड की औसत चाल क्या होगी। समझ में आ गया, 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2 हो गया। अगला देखिए, अगला है गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढलान से पता चलता है। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर जो 2 ग्राफ होते हैं, ठीक है, 2 ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ होता है विस्थापन और किसका, समय का, विस्थापन समय ग्राफ। अच्छा अब आप बताओ, अगर हम बात करें चाल की या वेग की, ठीक है, चाल या वेग की, तो चाल हमें पता करना है तो क्या क्या चाहिए हमें, समय और दूरी, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल में अगर हमें दूरी और समय पता हो तो हम चाल पता कर सकते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है, ये होता है वेग का मतलब। तो अगर विस्थापन और समय पता हो तो हमें क्या पता चलेगा, वेग। तो यहाँ पर विस्थापन और समय का अगर ग्राफ हो तो हमें क्या पता चल सकता है, वेग का पता चलेगा, ठीक है। और ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ में जब वेग का पता करना होता है तो वेग किससे बनता है, विस्थापन। और विस्थापन के बारे में हम क्या जानते हैं, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ओके। तो ये देखो यहाँ पर मान लो एक समय है t, टाइम है t, ठीक है, ये t टाइम है और यहाँ हम ले जा रहे हैं विस्थापन, ठीक है, विस्थापन हो रहा है यानी दूरी क्या हो गई, s हो गई। तो यहाँ से कोई वस्तु अगर चली, ठीक है, तो कुछ टाइम में यहाँ आई, ठीक है, कुछ देर वस्तु रुक गई, फिर वस्तु वहाँ से
अपने पहले स्थान पर आ गई। ठीक है, तो कुछ टाइम लगा, तो यहाँ से जो विस्थापन गया, यहाँ पर वस्तु रुकी थी और यहाँ पर क्या हुई, फिर वस्तु अपने नियत स्थान पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर फिर स्थान पर अगर t 0 हो गया ना, फिर यहाँ पर जब आई तो अब जहाँ से वस्तु चली, वस्तु यहाँ से चली थी, ये रेखा है वो जगह है जहाँ से वस्तु चलती है, यहाँ पर वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब एक निश्चित समय में जो वस्तु है एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। ठीक है, एक निश्चित समय में वस्तु एक निश्चित दूरी को तय कर रही है। ठीक है, इसके बाद वस्तु कुछ समय के लिए वस्तु क्या हो गई, रुक गई। जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है तो उसने 5 मिनट में इतनी दूरी तय कर ली। ठीक है, इसके बाद वह 10 मिनट के लिए रुक जाती है। ठीक है, अभी रुकी हुई है, 10 मिनट के लिए रुकी हुई है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे विस्थापन हुआ है, जो उसने दूरी तय की, वह दूरी तो 0 हो गई ना, दूरी यहाँ पर चल रही है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दूरी 0 है अभी तक। फिर वहाँ से वह वस्तु फिर से अपनी जगह पर लौट आई। ठीक है, कितना समय लगा, फिर थोड़ा सा समय लगा, 5 मिनट लगा और वह वस्तु अपने जगह पे लौट आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ढलान बन रहा है ना, एक कर्व बन रहा है ना, इस कर्व से हम किसका पता लगाएंगे, वेग का। ठीक है, इसी कर्व से, ये जो कर्व बन रहा है या ढलान बन रहा है, ये तो नियत है यानी शून्य है, जब सीधी रेखा होगी तो यह 0 हो जाएगी। ठीक है, यह ढलान और यह ढलान, ठीक है, जो ढलान होगी वहीं से हमें पता चलेगा कि उसने कितनी दूरी तय की है, यानी उसका वेग कितना है, कितने समय में कितनी दूरी तय की तो उसका वेग कितना होगा, किससे पता चलेगा, इस ढलान से। ठीक है, तो यह पहला ग्राफ हुआ। जब भी देख विस्थापन और समय के ग्राफ से आप क्या पता चला कर सकते हैं, तो क्या पता करेंगे हम, वेग का। समझ में आया यहाँ से। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, मैंने अभी दिखाया। दूसरा होता है ग्राफ, होता है वेग और समय का ग्राफ, वेग एंड समय ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब देखो, वेग यानी कि अगर कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, जो टी टाइम में यहाँ पर वो एक कोई वेग, ये वेग है, यहाँ पर टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर वेग को, यहाँ पर समय, यहाँ पर वेग। यह अगर कोई वस्तु है जो जा रही है, ठीक है, इसने कोई दूरी तय की, ओके, कोई दूरी इसने तय की एक टाइम में। ठीक है, एक निश्चित टाइम में इसने कोई दूरी तय की। ठीक है, तो यह जो दूरी बनी, तो यह एक आयत का निर्माण हुआ ना, ये इसका वेग है। यहाँ पर इसने जो वेग है इसका, ये ऐसे आया, ठीक, ऐसे आएगा ये वेग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो बन रहा है वो क्या है, विस्थापन होता है, और जो विस्थापन और जो समय है, ठीक है, विस्थापन और जो समय है इसका जो अनुपात होता है वही तो होता है ना वेग, तो ये वेग हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है, और बना क्या रहा है, आयत। तो आयत से किसका ज्ञात होता है, जो ढलान है, यहाँ मान लो एक टाइम के बाद की बात करें, यहाँ पर एक टाइम हो गया, एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम ज्ञात करें कि उसके वस्तु में, जैसे वस्तु की जो वेग है वह एक टाइम पीरियड के बाद अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद वो बदल रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जो ये ढलान है, इस ढलान से हम क्या गणना ज्ञात करेंगे, त्वरण का। समझ में आ रहा है ये आपको कि जो वेग है, मोशन चैप्टर, इसमें 2 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ होता है विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, विस्थापन और समय के ग्राफ से जो हमें जानकारी मिलती है, किसकी मिलती है, वेग की। किसकी, वेग की। विस्थापन समय ग्राफ में जो ढलान होती है, इस ढलान से हमें वेग की जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा होता है वेग और समय ग्राफ। तो जब हमें वेग पता चल गया है, वेग और समय ग्राफ में वेग तो हम पता नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें ये वेग नहीं, विस्थापन का पता चलता है, विस्थापन। ठीक है, जो ये आयत बनता है उससे, आयत से क्या पता चलता है, विस्थापन का पता चलता है। ओके, और जो ढलान होती है, इस ढलान से हमें क्या पता चलेगा, त्वरण का पता चलेगा। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में जो आयत बनेगा, उस आयत से विस्थापन, जो ढलान होगा, इस ढलान से त्वरण का पता चलता है। ओके, कंफर्म है इतना। ठीक है, तो हम बढ़े आगे। ओके, अब देखिए,
अगला क्वेश्चन देखें, यही इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गतिमान पिंड के दूरी यानी कि हम इसको कहें यह चाल के संबंध में पूछ रहा है, तो ठीक है, चाल के संबंध में पूछेगा तो दूरी बोलेगा। तो दूरी समय ग्राफ के ढलान से पता लगता है। तो दूरी हमें पता है और समय पता है, तो हमें क्या पता होगा, करना होगा, वेग। ठीक है, तो दूरी और समय पता है तो वेग भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो कि दूरी दिया है, विस्थापन नहीं दिया है, तो पिंड की चाल, यहाँ से क्या पता चलेगा, दूरी और समय के ग्राफ के ढलान से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है पिंड की चाल का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से पता चलता है। तो जब चाल दिया हो और समय दिया हो, यानी कि हमें अब चाल और समय पता है, तो हमें क्या पता करना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि हमें क्या पता करना है, दूरी पता करना है। ठीक है, दूरी पता चलती है, लेकिन दूरी किससे पता चलती है, आयत से। ठीक है, जब आयत का निर्माण होता है तो हमें दूरी पता चलती है, लेकिन जब ग्राफ में ढलान बनती है, चाल और समय ग्राफ में जब ढलान बनती है, तो हमें किसका पता चलता है, त्वरण का। ठीक है, पिंड के त्वरण का। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। ओके, मैं कहीं भी टिक इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको खुद समझेंगे। एक बार में आप लोग देख लीजिए वीडियो को अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा आप इसको खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से साइंस और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है मैं बहुत बेहतर समझा रही हूँ, आपके समझ में ज़रूर आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां, दो कारों ए तथा बी, कार ए और कार बी के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। कौन सा ग्राफ प्रदर्शित है, दूरी और समय का ग्राफ। और दूरी और समय के ग्राफ से हमें किसका पता चलता है, वेग का। यहाँ पर चाल दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है किसकी चाल अधिक है। तो चाल किसकी अधिक होगी, जो कम समय में ज़्यादा दूर चलेगा उसी की तो चाल अधिक होगी ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम ए को देखें तो ए की दूरी क्या है, यहाँ आ रही है। बी की बात करें तो ए क्या है, यहाँ आ रही है। यानी और ऐसे देखो, आयत बनाएंगे, आयत से हम क्या पता करते हैं, यहाँ पर अगर क्या है, दूरी समय ग्राफ में आयत बनेगा तो हम उसे क्या ज्ञात करेंगे, जो आयत बनेगा। और जो ये ढलान है, वो ढलान क्या बताती है, हमें वेग को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने दूरी तय की, ठीक है, वस्तु ने जो दूरी तय की वह दूरी ज़्यादा है। ठीक है, और समय कम है। तो यानी जो बी है, वह बी की जो चाल है वह क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गया। यहाँ पर जो ढलान है, ये ढलान जिसकी जितनी ज़्यादा ऊपर होगी वह उतना, उसकी चाल उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऊपर है तो इसकी चाल अधिक होगी। यह नीचे है यानी इसने कम दूरी तय की, और दूरी अगर इसने कम तय की तो चाल भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल जो दूरी है उसके समानुपाती होती है। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था में h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो इस ऊंचाई की दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको, तो समझो आप। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, बात इसने क्या की है, गुरुत्वीय क्षेत्र की। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी बात गुरुत्वीय क्षेत्र की होगी, त्वरण के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, ए की जगह पे जी का यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो एस होगा, यस यानी दूरी के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, ऊंचाई का यानी एच का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो अब देखिए, यहाँ बोला गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था में h ऊंचाई से छोड़ी जाए। विराम का मतलब क्या होता है, u = 0। ठीक है, विराम में u = 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला, h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो ऊंचाई यानी कि जो दूरी होगी वो h होगी। ठीक है, इसके साथ ही इस ऊंचाई की दूरी तय करने के बाद उसका वेग क्या होगा, हमें ज्ञात क्या करना है, वेग क्या होगा।
यहाँ पर दिया क्या क्या है, यू, एच और वी, 3 वर्ड्स दिए हैं। तो 3 टर्म हम अगर पता है अगर हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा समीकरण यहाँ यूज कर सकते हैं। पहला समीकरण देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर टी तो कहीं है नहीं, तो इस समीकरण का यूज हम नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी टी है, इसका यूज भी नहीं करेंगे। तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2GH। ठीक है, 2GH का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, H भी है और U भी है और V हमें ज्ञात करना है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं, या तो 10 होगा या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका समीकरण करेंगे, समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब U का मान हो गया 0, तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2GH, यानी V इक्वल टू √2GH। देख लेते हैं है कि नहीं ऑप्शन में। हाँ, तो ये रहा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, V इक्वल टू √2GH। ऑप्शन तीसरा सही हो गया। समझ में आ गया, इसका वेग क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान कार की चाल को 3 गुनी कर देने पर, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर देखो, एक गतिमान कार की चाल को 3 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी। ठीक है, एक गतिमान चाल है, मतलब कोई गति हो रही है। ठीक है, यानी गति हो रही है तो उसमें प्रारंभिक वेग पहले से है। ठीक है, एक गतिमान कार है तो गति हो रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो u होता है, वह प्रेजेंट है। ठीक है, वह प्रारंभिक वेग क्या है, u है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतिम वेग, जब हम उसे रोक रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक गतिमान कार की चाल को 3 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी। तो जब हम किसी को रोक देंगे तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब हम रोकेंगे तो क्या होगा, अंतिम वेग जो v होता है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यह प्रारंभिक वेग है, या इसे चाल भी कहिए, या ये क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, यह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जब हम रोकेंगे, ठीक है, तो गति में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, जो गति में परिवर्तन होगा, वेग में जो परिवर्तन होगा, उस वेग में परिवर्तन वो कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जो प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा है और अंतिम वेग 0 हो जा रहा है, तो यहाँ कमी आ रही है ना वेग में, वेग परिवर्तन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मंदन होगा। क्या होगा, मंदन होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह कह रहा है कि अगर हमने क्या किया, 3 गुना बढ़ाया है, किसको बढ़ाया है हमने 3 गुना, चाल को, तो उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन की बात करें तो ये जानना चाहता है दूरी के बारे में। ठीक है, तो गति का कौन सा समीकरण है जो दूरी के बारे में बताता है, गति का कौन सा समीकरण है जो दूरी के बारे में बताएगा, लेकिन जिसमें समय नहीं दिया हो। ठीक है, जिसमें समय नहीं दिया हो वो कौन सा होता है, तो तीसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, मंदन हो रहा है। ठीक है, एस क्या है, दूरी यानी विस्थापन है। यहाँ पर यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, और वी क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, अच्छा देखो, वेग अलग है, ठीक है, चाल अलग है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है, चाल शब्द ही दिया है। ठीक है, तो हम करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को, चाल दिया है तो भी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब वी स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, तो ए क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता क्या करना है, एस के बारे में। ठीक है, एस के बारे में पता करना है। और u क्या हो रहा है, हमने u जो प्रारंभिक वेग है उसको अगर हम 3 गुना कर दे रहे हैं तो, ठीक है, जो वेग है अगर हम इसको 3 गुना कर रहे हैं तो जो दूरी होगी इसको रोकने में वह इसके सापेक्ष कितनी होगी। ठीक है, तो हमें ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा,
यहाँ पर ले लेते हैं s, ठीक है, s, ठीक है, s बराबर क्या हो जा रहा है फिर, यहाँ पर s बराबर हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ ले आए s, यहाँ पर 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, यह तो मंदन है ही, हमें पहले से पता है कि ये क्या है, ये मंदन है। तो यहाँ पर अगर हम s की वैल्यू जानना चाहें तो s की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2a, s की वैल्यू हो गई s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए, अगर हम ए कहें कि जो 2a है, जो त्वरण है वो क्या है, नियत है, क्या है, त्वरण नियत है, ठीक है। तो अब हमारा s का मतलब क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमने कहा कि ये नियत है, ठीक है। तो अगर हम s2 a s1 हो गया, ठीक है, रिलेशन यही है। अगर हम ये कहें कि s2 क्या होगा, तो s2 इक्वल टू यू 2a u1 हो गया, u2 स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ये नियत है। तो अब क्या होगा, s2 जो है, अब u2 किसके बराबर है, u1 के 3 गुने के बराबर है। मतलब कि जो प्रारंभिक वेग में जो वेग है, गतिमान है, तो उसमें वेग जो है, उसकी जो चाल है, उसको हमने क्या कर दिया, 3 गुनी कर दिया है। तो चाल अगर हमने 3 गुनी की, तो जो 3 गुनी ये चाल हुई है वह क्या होगी, इसके 3 गुनी हुई है। पहले वाली जो चाल थी उसी का 3 गुना हुआ है ना, तो पहली ut क्या हो जाएगा, 3un, ठीक है, 3u1, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, इसको हम करते हैं तो 9u1 अपॉन 2a, ठीक है, क्या हुआ, 9u1 अपॉन 2a। तो यानी s2 क्या हो गया, अब यहाँ पर s1 देखो, 2a कैंसिल हो सकता है, एक जैसा है, u1 और un कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, u1 का स्क्वायर तो रहेगा ना। तो यहाँ पर s1, ठीक है, और यहाँ पर s2 का मतलब क्या हुआ, 9 गुना, कितना, 9 गुना। समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप मुझे, समझ में आया। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ आपको और बेहतर। देखो, जब कोई वस्तु गतिमान है पहले से, अगर विरामावस्था से चलती है तो क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। लेकिन जब वस्तु चल रही है, गतिमान वस्तु है, तो उसका प्रारंभिक वेग तो कुछ होगा ना, तो प्रारंभिक वेग u हो गया मान लिया हमने। और इसमें जो प्रारंभिक वेग है, ये हमने कहा कि अगर इस चाल को हमने 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को 3 गुना, चाल को 3 गुना बढ़ाने के लिए हमें प्रारंभिक वेग को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हमने अगर इसको 3 गुना कर दिया, मतलब जो दूसरी वाली चाल है, अगर उसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसको रोकने पर, रोकने का मतलब कि जो अंतिम वेग है उसको 0 कर दें, ठीक है, अंतिम वेग को 0 कर दें, तो उस समय जो दूरी होगी वह क्या होगी, मतलब गाड़ी कितना आगे जाके रुकेगी। पहले अगर यहाँ पे रुकती तो अब यहाँ पर रुकेगी। तो यही पूछ रहा है कि ये जो बीच की दूरी है वह कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसे अब करना है तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा समीकरण यूज करेंगे, वह समीकरण यूज करेंगे जिसमें कि दूरी दिया हो, साथ ही वेग दिया हो। तो यह किस में है, तीसरे समीकरण में है, ठीक है। तो तीसरे समीकरण का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अच्छा, हमने दूसरे समीकरण का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि दूसरे समीकरण में प्रारंभिक वेग तो ऐसे है नहीं, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है और हमें समय तो पता नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा करेंगे, जहाँ पर समय नहीं दिया हो, तो इसलिए हम तीसरे समीकरण का यूज करते हैं। अब ये यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as यह हमारा समीकरण है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, s को। तो हमने सबसे पहले क्या किया, s को अलग कर लिया, इन दोनों का समीकरण बनाया और s को हमने अलग कर लिया। तो अगर अब हम करें, s का मतलब होता है s बराबर कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर, ठीक है। s का मतलब हो जाएगा s बराबर u अपॉन 2a, ठीक है, यह हमेशा रहेगा, यह सब है ना, यस इक्वल टू u अपॉन 2a। मतलब जो विस्थापन है वह किसके बराबर है, प्रारंभिक वेग बटा त्वरण का 2 गुना, ठीक है। तो अगर हम इसी को हम प्रारंभिक विस्थापन के रूप में देखें, तो प्रारंभिक जो विस्थापन है, जो प्रारंभिक, जो हमें रोकने में, प्रारंभिक जो दूरी है रोकने में जो रुक रही है, वह क्या होगी, प्रारंभिक वेग के बराबर बटा, ठीक है, 2a। और अगर हम दूसरा विस्थापन देखें तो वह क्या होगा, u2 और
अपन 2a। अब बोल रहा है कि जो u2 है वह क्या है, u1 जो है यानी कि जो प्रारंभिक विस्थापन दूसरे का है वह पहले के प्रारंभिक विस्थापन का 3 गुना है। ठीक है, कितना है, 3 गुना है। तो S2 क्या होगा, तो अब हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो ये 9 आ गया। समझ में आ गया इतना आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर मीनार की चोटी से विरामावस्था से गिराया जाता है। एक पत्थर कहाँ से गिराया जा रहा है, मीनार की चोटी से। ठीक है, विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक वेग यानी u 0 हो गया। ठीक है, वह 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, मतलब यहाँ पर समय दिया हुआ है t = 4 सेकंड। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम कौन सा यहाँ पर इक्वेशन याद करेंगे, जिसमें कि ऊंचाई दी हुई हो और ऊंचाई किसके बराबर होती है, विस्थापन के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगी, विस्थापन के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है समय। ठीक है, हमें जब समय दिया हो तो फिर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, S = ut + ½ at²। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है। ठीक है, विस्थापन हमें पता है। ठीक है, जो वस्तु गिराई जा रही है वह हमें पता है, ut समय हमें पता है और साथ में क्या है, ये सब कुछ हमें पता है। ठीक है, तो देखो हम करते क्या है, इसको क्वेश्चन करते हैं इसको। यहाँ पर हमें क्या पता है, दूरी। सबसे पहले हम देखते हैं विरामावस्था। विरामावस्था में है तो u का मान क्या हो जाएगा, u = 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 सेकंड, t = क्या हो जाएगा, 4 सेकंड। इसके बाद क्या हुआ, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है। ठीक है, h = what। ठीक है, और g का मान क्या दिया है, 10 मीटर/सेकंड²। ये दिया है ना, 10 मीटर/सेकंड²। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इक्वेशन कौन सा लगा रहे हैं, दूसरा वाला, S = ut + ½ at²। ठीक है, यही हमें पता है, हमें लगता है हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके आगे तो हमने क्या किया, ut ये जो 0 हो गया और s का मतलब हम क्या करेंगे, विस्थापन है, विस्थापन का मतलब कि दूरी। और जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं इसी को। तो S = h हो जाता है और 1/2 और a का मतलब क्या होता है, g हो जाता है, 1 कन्वर्ट इनटू g। ठीक है, और t²। ओके, यह किसका इक्वेशन है, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, h = ½ g का मान क्या था 10 और t का मान क्या दिया हुआ है, t का मान है 4, तो 4 × 4। ठीक है, अब क्या हो गया, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 और 4 × 16, 16 × 5 20। ठीक है, ऊंचाई क्या हो गई 20 मीटर। देखें आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर 20 मीटर। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तब उसका वेग अधिकतम होता है, त्वरण अधिकतम होता है, त्वरण 0 होता है, वेग 0 होता है। तो देखो कोई भी चीज़ जब फेंक दी गई, ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ चली, अभी हमने कहा था ना, जब हमने वस्तु को रोका, यहाँ पर हमने स्टॉप किया, या फिर ऊपर जा रही है अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुँच गई, तो यहाँ पर अब इसका वेग जो होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर जब हमने इसको रोक दिया तो वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 11 क्वेश्चन हमने आपको अभी तक कराया, ये सब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी पत्थर के टुकड़े को, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा है, इस टुकड़े को क्या करना है, हमको पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाना है। ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है वेग क्या होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इसका दिया हुआ है 9.8 मीटर/सेकंड²। समझ में आ रहा है, यह कोई वस्तु है, इस वस्तु को जमीन से हमें 1000 मीटर की ऊंचाई पर फेंकना है, तो वेग क्या होगा। यानी
जब हम फेंकेंगे तो सबसे पहला वाला जो वेग है उसकी बात कराई, यानी u, प्रारंभिक वेग क्या होगा, अंतिम वेग नहीं पूछ रहा है। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने के लिए ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना होगा, ठीक है। तो वह ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, तो यह किसके बारे में पूछ रहा है, u के बारे में। पता क्या है, g और h पता है। तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पर लगेगा जिसमें u हो, g हो और h हो, तो यानी g का मतलब a हो गया, h का मतलब s हो गया। तो हमें वह इक्वेशन चाहिए जिसमें s हो, ठीक है, और क्या हो, s हो और साथ में क्या हो, u हो। लेकिन यहाँ पर हमें टाइम तो दिया नहीं है कहीं, ठीक है। जब टाइम नहीं दिया होगा तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तीसरा समीकरण यानी तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अंतिम पर ले जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर, 1000 मीटर पर। 1000 मीटर पर जाते ही वेग क्या हो जाएगा, खत्म। तो v2 हो गया 0, ठीक है। u हमें पता करना है, e स्क्वायर प्लस 2g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है 1000, ठीक है। तो अब आपको पता करना है क्या, u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का अगर हम मान इधर ले आए e स्क्वायर, तो u स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व करो अब जल्दी से। तो 2 8 16 6 2 9 18 1 19 19 6 और इसको ऐसे हमने हटा दिया, ये कट गया, ठीक है, 19,600, ठीक है। तो u इक्वल टू 19600, ठीक है, u का मान इतना हो गया। अब 19,600 को अगर बांटे हम, इसके वर्गमूल निकालें तो क्या होगा, यहाँ से एक कट गया और यहाँ का एक 0 हो गया और 196 किसका होता है, 14 का, ठीक है, 14 का होता है ना 196, तो ये 196 14 का हो गया। तो u इक्वल टू 140, ठीक है, 140 और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में, इतना ही क्वेश्चन आया समझ में, जल्दी बताओ आप लोग, समझ में आ गया है। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको ये लग रहा होगा कि हमने यहाँ से इसको लिया इधर, तो इसको माइनस क्यों नहीं किया। तो देखो यह गुरुत्वीय त्वरण जो है वह कब होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव होगा, जब नीचे से ऊपर के जो जाएंगे तो यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करेगा ना। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या था, जी निगेटिव था, ठीक है, यहाँ पर ए जी निगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर अगर ये निगेटिव हो गया, हमने वैसे पॉजिटिव इसलिए लिखा था कि हम इस पर ध्यान नहीं देते, वैसे सही हो जाता है वो उतना पे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, पहले शुरू में आप कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे करना होगा आपको। तो ये निगेटिव हो गया, अब यहाँ से इसको इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, या फिर ए भी इधर आएगा तो ए भी निगेटिव हो गया, ए भी निगेटिव हो गया तो ये कट गया, पॉजिटिव हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया इतने क्वेश्चन। तो हमने आज 12 क्वेश्चन किए। आज आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। आगे हम और फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। फिजिक्स से जितने आएंगे ना, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल ही पूछेंगे, ठीक है। थ्योरी जितनी है वो केमिस्ट्री से और बायो से पूछेंगे, फिजिक्स से न्यूमेरिकल ही पूछेंगे। और जानते हो जो गति चैप्टर है और साथ में जो क्या है, मिरर नहीं, गोली दर्पण जो है, ठीक है, मतलब प्रकाश और प्रकाशी यंत्र, यह जो चैप्टर है वे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। और ऊर्जा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम ये सभी क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय।